हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिड केयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इसके साथ साथ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में हम स्टेप बाय स्टेप हम इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक जो आपके सब्जेक्ट्स मीन्स आपके जो सिस्टम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग यूज्ड इन द जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जोन जोन से भी मेडिसिन आपके यूज़ होने वाली होती हैं, इसके बारे में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीआई सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे मेडिसिन रहने वाली है इमेटिक्स और एंटीमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे इमेटिक्स के बारे में। हमें क्या देखना है इसमें कि इमेटिक्स मेडिसिन्स क्या होती हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मेडिसिन का जो नाम है उसके रिगार्डिंग हम एक इमेज को समझ पाएंगे, यानी कि हमने ड्रग्स ली यानी कि मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद कंडीशन कैसी हुई? वॉमिटिंग की, ठीक है। यानी कि ऐसे मेडिसिन जो यूज होती हो किसके रिगार्डिंग? वॉमिटिंग को करवाने, मतलब वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के रिगार्डिंग, यही हमारे क्या कहलाती हैं? इमेटिक्स। बात करते हैं होता क्या है, कैसे पढ़ना है, जिसके बारे में। इमेटिक्स आर द ड्रग दैट इंड्यूस द वॉमिटिंग। ऐसी मेडिसिन जो क्या करती हो? इंड्यूस करती हो किस चीज को? वॉमिटिंग को, मतलब वॉमिटिंग को करवाती हो। by the irritating the stomach and stimulating the vomiting center in the brain। मतलब क्या करती हो? स्टमक को या तो इरिटेट करें जिसके वजह से वॉमिटिंग हो जाए, या फिर स्टिमुलेट कर दें। किस चीज को स्टिमुलेट कर दें? हमारे वॉमिटिंग सेंटर को, ठीक है। किसको स्टिमुलेट कर दें? वॉमिटिंग सेंटर को, जो कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे ब्रेन के अंदर। और जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो क्या होता है? CTZ सेंटर, मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। वेहन अ टॉक्सिक सब्सटेंस इज इंजेस्टेड, अगर मान लो कभी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या कर लिया जाता है? इंजेक्शन कर लिया जाता है, इंजेक्शन कर लिया जाता है, मतलब उसको इंजेस्ट कर लिया जाता है, खा पी लिया जाता है, तो इस वजह से क्या करवाई जाती है? हमारी बॉडी में वॉमिटिंग को इंड्यूस कराया जाता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो क्या एक्शन रहने वाला है इसका? Vomiting is a complex series of action involving the stomach, esophagus and pharynx with the voluntary muscles of the chest and abdomen and result in the ejection of stomach content। हम कैसे इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है किस चीज की? स्टोमक की, एसोफेगस की और फेरिंग्स की, जिसके अंदर जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं कहाँ के? हमारे चेस्ट के और एब्डोमेन के। इनके क्या होने के वजह से, इनके एक्शन के वजह से क्या होता है? इजेक्शन होता है। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलता है क्या? स्टोमक का कंटेंट। अ वॉमिटिंग सेंटर इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट दिस एक्शन। ये एक्शन किसके वजह से देखने को मिलता है अपन को? ब्रेन के अंदर जो मेडुला वाला पार्ट होता है उसके कोऑर्डिनेशन के वजह से ये एक्शन देखने को मिलता है। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डायग्राम से समझने की, तो डायग्राम क्या है कि अब हमारे ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो सेंट्रल पाथवे है, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हमें CTZ सेंटर देखने को मिलता है। क्लियर? क्या देखने को मिल रहा है बताओ? CTZ। अब CTZ सेंटर के ऊपर इमेटिक मेडिसिन ने क्या किया? अपना इफेक्ट किया। अब कैसे किया वो समझना। अब अपने इमेटिक मेडिसिन तो क्या हो सकती हैं? एपोमॉर्फिन हो सकता है, ओपियोइड्स हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, ठीक है। अब ये मेडिसिन क्या करती है? CTZ सेंटर के ऊपर इफेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक मेडिसिन जैसे कि 5-HT रिसेप्टर्स जो होते हैं ये भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कब देखने को मिला? हमें प्रेगनेंसी कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। ये सब क्या कर देते हैं? CTZ सेंटर के ऊपर क्या करते हैं? अपना इफेक्ट करते हैं। इसके वजह से यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? 5-HT के अपने रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ डोपामिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कर देते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं किसको? CTZ सेंटर को। और इसके वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को? जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो हो जाता है एक्टिवेट।
ये कंडीशन कैसे देखने को मिलती है हमें, जैसे कि लेब्रिंथ्स के वजह से। अब लेब्रिंथ्स का मतलब क्या होता है, सिकनेस या वर्टिगो। जो हमारे बोनी लेब्रिंथ होता है, ईयर के अंदर जो भी हमारे फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में, गेट को मेंटेन करने में। अब वहां पे अगर कोई इम्बेलेंस अगर होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लालाओ वर्टिगो। क्या बोलते हैं, वर्टिगो, मतलब चक्कर आना। चक्कर आने की वजह से भी हमें वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। सी सिकनेस के वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकती है, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि ऊंचाई से डर लगना। हायर सेंटर, बहुत ज्यादा हाइट पे कोई पर्सन गया है, वहां उसके क्या स्टिमुलेट हो सकता है, वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, या फिर अपन बात करें डिस्टेंशन, अगर मान लो क्या हुआ कि गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हुआ, ऐसे कोई इरिटेंट्स हमने खा लिए पी लिए, जिसके वजह से क्या होगा, स्टोमक के अंदर इरिटेशन देखने को मिलेगी और वोमिटिंग सेंटर कैसा हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिस वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा हमें, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वोमिटिंग। किस वजह से, सीटीजेड सेंटर के स्टिमुलेट होने के वजह से। क्लियर, चलो। दिस सेंटर कैन बी स्टिमुलेटेड। अब अपन ने जो बात की ना बेटा, किस चीज की, सीटीजेड की। अब ये सीटीजेड कैसे स्टिमुलेट होगा, कुछ रीजन तो होंगे ना, जो हमने डायग्राम में देखा उसको अब थ्योरी में समझ लेते हैं। हुआ क्या यहाँ पे एग्जैक्टली कि डायरेक्टली फ्रॉम द लैब्रिंथ ऑफ द ईयर, ईयर के अंदर जो लैब्रिंथ होता है उसमें क्या देखने को मिला, अपनों को इम्पेयरमेंट देखने को मिला। अब इम्पेयरमेंट कैसे देखने को मिल सकता है, कोई सिकनेस वाली कंडीशन है, कौन सी, सी सिकनेस। कोई व्यक्ति को क्या होता है, पानी में जाते ही डर लगने लगता है, उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफोबिया। लेकिन क्या होता है, बहुत सारा समुद्र वगैरह, या फिर अपन बात करें, अपन ने कोई मतलब ऐसी कंडीशन देख ली कि जिससे अपन को फोबिक कंडीशन हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेनली सी सिकनेस बोलते हैं। देन कंडीशन हो सकती है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब क्या होता है, जो लैब्रिंथ होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या है कि सही से क्या नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, इसके वजह से कंडीशन देखी जाती है वर्टिगो की, मतलब चक्कर आना। नेक्स्ट कंडीशन कैसे हो सकती है, किस प्रकार से स्टिमुलेट हो सकता है, बाय द गैस्ट्रिक इरिटेंट्स और द डिस्टेंशन। ऐसे कोई केमिकल्स, ऐसे कोई सब्सटेंस को क्या कर लिया गया है, इंजेस्ट कर लिया गया है, जो क्या करते हो, गैस्ट्रिक को इरिटेट करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बाय द मेंटल एक्टिविटी, व्यक्ति की सोचा विचारी, जैसे कि बीइंग सिक विद द फ्राइट, क्या कोई डर का माहौल है, ठीक। इसके बाद इमेजिंग समथिंग एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हमने क्या किया है कि हम एक इमेज बना रहे हैं कि अपने साथ क्या होने वाला है, कोई एक अनप्लीजेंट इवेंट होने वाला है, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जिसके वजह से क्या होता हो कि पर्सन क्या है, डरा हुआ हो, उसके दिमाग में कोई ना कोई चीजें चल रही हो, एक डर का माहौल बना हुआ है दिमाग में, जिसके वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट देखने को मिल सकता है। पर्सन क्या कर सकता है, वोमिटिंग कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाया द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। आ गई बात बेटा इतनी देर से किसकी आ चुकी है, सीटीजेड की। क्या हुआ, वाया द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन विच लाइज क्लोज द वोमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन स्टेम एंड विच इज स्टिमुलेटेड बाय द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग द सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके वजह से भी क्या हो सकता है, सीटीजेड सेंटर क्या हो सकता है, स्टिमुलेट हो सकता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर, किसका स्टिमुलेशन हुआ, 5HT का, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर ऑफ द सीटीजेड सर्कुलेटिंग द साइटोटॉक्सिक ड्रग रिलीज द 5HT फ्रॉम द नर्व एंडिंग एंड दिस एक्टिवेट्स द सीटीजेड रिसेप्टर। क्या देखने को मिलता है अपन को कि नर्व एंडिंग के यहाँ पे क्या रिलीज होने लग जाता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन क्या हो जाता है, रिलीज होने लग जाता है, जो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट द सीटीजेड रिसेप्टर। सीटीजेड रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने से क्या होगा, फ्रॉम द सीटीजेड impulses travels to the vomiting center and activate it by the acting on the म्यूस्केनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसीएच रिसेप्टर के ऊपर क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, बिफोर द एक्ट ऑफ द वोमिटिंग। अब देखना अभी तक अपन ने क्या करवाया है, ओनली जो सीटीजेड सेंटर है उसी को स्टिमुलेशन करवाया है। अब आगे का देखना क्या है, बिफोर द एक्ट ऑफ द वोमिटिंग अकर, वोमिटिंग अकर होने से पहले स्टिमुलेशन ऑफ द वोमिटिंग सेंटर प्रोड्यूस अ सेंसेशन नोन एज अ नोजिया। वोमिटिंग होने से पहले यानी कि जो भी स्टोमक का कंटेन है उनका इजेक्शन होने से पहले कुछ सेंसेशन आना स्टार्ट होते हैं, वो सेंसेशन अपने क्या कहलाते हैं, नोजिया कहलाते हैं। नोजिया का मतलब क्या होता है बेटा, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, ठीक है।
क्या होता है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। नोजिया का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा, विच इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सिक्रेशन बाय द सलाइवरी एंड ब्रोंकियल ग्लैंड्स। अब एक चीज नोटिस करना, कभी वोमिट आने से पहले जो ओरल कैविटी होती है उसमें पूरा फिल्ड क्या हो जाता है, सलाइवा फिल्ड हो जाता है ना, मुंह में लार आने लग जाती है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, हमारे नोजिएटेड कंडीशन कहलाती है। इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे सलाइवरी सिक्रेशन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, वोमिट के आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इमेटिक आर रियली यूज्ड इन द मेडिकेशन प्रैक्टिस। जो इमेटिक्स मेडिसिन होती है ना, इनको जर्नली यूज नहीं किया जाता है। इनको कैसा यूज किया जाता है बेटा, और रियली यूज मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जब आवश्यकता है, जब इनको यूज करेंगे, कभी कभार इनका यूज किया जाता है। मेडिकेशन प्रैक्टिस एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग का केस नहीं है तो हमें इस चीज को यूज करना ही नहीं है, यानी कि इन सब चीजों का हमें यूज ही नहीं करना है। कंडीशन किसकी होनी चाहिए, कोई पॉइजनिंग वाली कंडीशन होना चाहिए। दे मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये मेनली कितने टाइप से डिवाइडेड होती हैं, दो टाइप से। क्या क्या होता है, एक तो होता है रिफ्लेक्स इमेटिक्स, इसका एग्जाम्पल होता है आइपेकुआना। क्या होता है, इपेकुआना। और वहीं अपन बात करें सेंट्रल इमेटिक्स की, इसका एग्जांपल होता है एपोमोर्फिन। ठीक, वन बाय वन करके डील करने वाले हैं बेटा, सुनो। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं रिफ्लेक्स इमेटिक्स की, तो ये क्या करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। दीज ड्रग कोज वोमिटिंग बाय द अपसेटिंग द स्टोमक। ये मेनली किसको अफेक्ट करने वाली होती हैं, हमारे स्टोमक को अफेक्ट करने वाली होती हैं। कैसे करती हैं, द मेन वन यूज्ड इन द एपिकुआना अ प्लांट एक्सट्रैक्ट। ये क्या होती है, प्लांट से ली गई मेडिसिन होती है। नाम क्या होता है, एपिकुआना, है ना बेटा, नाम तो याद करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े से। इट्स गिवन एज अ एपिकुआना एमेटिक्स मिक्सचर्स। इसको क्या किया जाता है, मिक्स करके प्रोवाइड किया जाता है। एंड इट शुड बी कोज वॉमिटिंग इन 15 to 30 मिनट। इस मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो पर्सन है वो क्या कर देता है, वॉमिटिंग कर देता है। क्या होता है, इफ कैन बी यूज्ड एट फर्स्ट एड फॉर ओवरडोज। इफ, इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं फर्स्ट एड की तरह, द पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस। क्या होना चाहिए कि आप जब इस मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो जो पेशेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, फुल्ली कॉन्शियस होना चाहिए, है ना। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और आप क्या कर रहे हो, एपिकुआना दे रहे हो। एपिकुआना ऐसे नहीं दे सकती है, क्यों, क्योंकि जो स्टोमक के गैस्ट्रिक जो भी कंटेन है उसको बाहर निकालेगी। ओवरडोज आर नॉट कोज्ड बाय कोरेसिव मटेरियल, यानी कि ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, समझना चीजों को बेटा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओवरडोज आर नॉट कोज्ड बाय, अगर मान लो किसी ने क्या करा, कोरेसिव मटेरियल, कोरेसिव सब्सटेंस मतलब ज्वलनशील जिसमें एसिड बेस ये चीजें आती हैं, या फिर अपन बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना। अगर इनको क्या कर लिया है पर्सन ने, इनहेल किया है, यानी या फिर क्या कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, खा पी लिया है, तो फिर आप क्या नहीं दोगे उसको, एपिकुआना नहीं दोगे, नोट कोज्ड। अपन को फिर ओवरडोज नहीं देनी है, अपन को ये चीज प्रोवाइड ही नहीं करनी है। ध्यान रखना है इन सब चीजों का। कैसे ध्यान रखना है कि या तो किसी ने कोरेसिव मटेरियल का यूज कर लिया है या फिर यूज कर लिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। क्यों नहीं करते हैं, बट इनहेलिंग वॉमिटिंग कैन बी डेडली। अगर सामने वाले को आपने क्या करवाई, वॉमिटिंग करवाई, वॉमिटिंग करने के बाद उस टाइम वो क्या करेगा, उस चीज को इनहेल भी करेगा वॉमिटिंग करते टाइम। और ये प्रोसेस उसके लिए क्या हो सकता है, एक डेडली प्रोडक्ट मतलब डेडली प्रोसेस हो सकता है, यानी कि जो डेडली है यानी कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। समझ रहे हो, ये चीज होती है अपने रिफ्लेक्स इमेटिक्स की। अब देखते हैं अपन सेंट्रल इमेटिक्स। रिफ्लेक्स इमेटिक्स ने कहा वर्क किया था, अपने स्टोमक के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इमेटिक्स की। ये कहाँ इफेक्ट करेगी, अपने ब्रेन स्टेम के ऊपर। दोज एक्टिंग ऑन द ब्रेन, एपोमोर्फिन एक्टिवेट द डोपामाइन रिसेप्टर इन द सीटीजेड। क्या होती है, जो एपोमोर्फिन मेडिसिन होती है, जो एपोमोर्फिन मेडिसिन होती है वो क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है किस चीज को, रिसेप्टर को, किसके, डोपामाइन के। कहाँ पे, सीटीजेड सेंटर पे। इट्स सिमिलर टू द मोरफिन बट डज नॉट द रिलीव पेन। ये कैसी होती है, एपोमोर्फिन होती तो मोरफिन के तरह, लेकिन मोरफिन के जैसे क्या नहीं करती है, पेन को रिलीव नहीं करती है। स्ट्रोंगेस्ट एनाल्जेसिक का एग्जांपल होता है बेटा मोरफिन सल्फेट। हमेशा याद रखना, अगर एमआई वाली कंडीशन है, पेशेंट को एक स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है, तो प्रोवाइड क्या किया जाता है, अपने मोरफिन सल्फेट प्रोवाइड कर दिया जाता है।
फिर वहां आपके ट्रामाडोल से काम नहीं चलता है और डाइक्लोफेनिक तो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। क्या होते हैं एनाल्जेसिक में, जैसे सुना होगा ना तुमने कभी ना कभी नाम क्या होते हैं, डाइक्लोफेनिक, ट्रामाडोल, मोरफिन। मोरफिन सल्फेट जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक होता है। ये कैसे के तरह होता है, जो अपन एम्पोमोरफिन दे रहे हैं ना, जो एपोमोरफिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या कर देती है, डोपामाइन के रिसेप्टर को इंक्रीज कर देती है सीटीडी8 सेंटर पे। ये सिमिलर किसके होती है, मोरफिन के, लेकिन पेन को रिलीफ नहीं करती। हाउएवर इट्स अ स्ट्रॉन्ग इमेटिक, इंड्यूस द वॉमिटिंग एंड कैन कॉज सम ब्रेन स्लोविंग। ये क्या कर देती है, इमेटिक इफेक्ट दिखाएगी। इमेटिक इफेक्ट दिखाने के साथ साथ क्या करती है, इंड्यूस द वोमिटिंग, वोमिटिंग को इंड्यूस करेगी। लेकिन कभी कभार वाली कंडीशन में ये क्या कर सकती है, ब्रेन को स्लो कर देती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस होती है बिल्कुल इफेक्ट हो जाती है। इट वॉज वन यूज टू कॉज वोमिटिंग बट नाउ इट्स अवॉइडेड इन द ओवरडोज केसेस बिकॉज ऑफ द डिप्रेसिव इफेक्ट। ये क्या कर देती है, हमने देखा ना, ब्रेन को स्लो कर रही है। अब अगर ब्रेन को स्लो करेगी तो कहीं ना कहीं ये क्या अफेक्ट कर देगी, अपनी बॉडी का में अंदर डिप्रेशन की कंडीशन को अकर कर सकती है। इस वजह से इसका भी क्या करते हैं अपन, ओवरडोज को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, करंटली इट्स मेनली यूज्ड फॉर द पार्किंसन डिजीज दैट डज नॉट रेस्पॉन्स टू अदर ट्रीटमेंट। आज के टाइम में जो एपोमोरफिन है ना, वो कहाँ यूज की जा रही है, अपने मेनली पार्किंसन डिजीज में यूज की जा रही है। लेकिन कब की जा रही है, जब और कोई ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पेशेंट क्या नहीं कर रहा, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब बेटा हूँ बात करें अपन डोज की, तो भाई डोज कैसे, कहाँ से, कौन सा रूट रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। अब तुम्हारे सिलेबस में तो क्या दे रखा है, जैसे उसने अलग से पॉइंट बना रखा है, डोज बताओ, रूट बताओ, तो अपन स्पेसिफिक इतने पॉइंट नहीं डालने वाले हैं। अपन तो जो मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, सिलेबस में दे रखी चीजें, तो मैं उन सबको यहाँ की भी आपको इंडिकेट करता रहूंगा कि यार देखो ये चीज यहाँ कवर हो रही है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप बस साथ बने रहिए। देखते हैं हम डोज के बारे में, एपी को आना होता है, कितना देखने को मिलता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो समझना 15 to 20 ml followed by 200 to 300 ml of water। कैसा होता है एपिकुआना, एक सिरप फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सिरप फॉर्म में। अब सिरप फॉर्म में तो प्रोवाइड कैसे करोगे आप, ओरली, यानी कि आप ओरल रूट से उसको प्रोवाइड करने वाले हो। कैसे प्रोवाइड करने वाले होते हैं अपन, 15 to 20 ml तो आप क्या दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एपिकुआना दे रहे हो। और इसको किस प्रकार से देते हैं, जैसे ही आपने मेडिसिन प्रोवाइड की, सिरप प्रोवाइड की, वैसे ही आप पेशेंट को क्या स्टार्ट कर दो, 20 का 200 ml to 300 ml आप वाटर प्रोवाइड कर दो। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपोमोरफिन की। एपोमोरफिन कैसे प्रोवाइड की जाती है, 6 mg इन एडल्ट। एडल्ट डोज तो कितनी होती है लालाओं, अपने 6 mg, यानी कि 6 मिलीग्राम आपको एपोमोरफिन किसको प्रोवाइड करनी है, एडल्ट को प्रोवाइड करना है। अब अगर मान लो 6 ml आपने एपोमोरफिन एडल्ट को प्रोवाइड किए, किसके रिगार्डिंग, वोमिटिंग करवाने के रिगार्डिंग, तो वहीं अगर अपन बात करें कि चिल्ड्रंस में कैसे यूज करते हैं, चिल्ड्रंस में यूज करनी होती है अपन को 0.05 mg पर kg IM। समझना चीजों को, कैसे प्रोवाइड करते हैं अपन, IM प्रोवाइड कर देते हैं। क्या होती है डोज, 0.05 mg पर kg। एपोमोरफिन प्रोवाइड करेंगे बेटा IM रूट से, मतलब इंट्रामस्कुलर। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंट्रामस्कुलर। और बात करें एपिकुआना का, ये होती है सिरप फॉर्म में। ठीक है, ये लिक्विड होती है, इसको अपन ओरली प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं बात करते हैं अब इनके इंडिकेशंस के बारे में कि कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है। इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इमेटिक्स होती है, वोमिटिंग करवाने में हेल्प करती है, तो वोमिटिंग को अगर इंड्यूस करवाना है, वोमिटिंग करवानी क्यों है, ठीक, अब क्यों करवानी है तो उसके इंडिकेशंस देखने, तो कहां कहां आप यूज कर सकते हो वो चीजें समझेंगे। एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ ड्रग, गलती से क्या ले ली गई है, लिमिट से ज्यादा मेडिसिन ले ली गई है। किसी को मेडिसिन देनी थी लेकिन लिमिट से ज्यादा ले ली, अब ज्यादा ले ली तो उसका क्या हो चुका है, ओवरडोज हो चुका है। उस ओवरडोज वाली मेडिसिन को वोमिट करके बाहर तो निकालना पड़ेगा। अब बाहर तो निकलाने के लिए एक ऐसी मेडिसिन दो जिससे क्या हो जाए, वोमिटिंग हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइजनिंग विद द नॉन कॉजेटिक सब्सटेंस बाय स्टिमुलेटिंग द वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला। क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हो, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। अब हार्मफुल कैसे, कोई एसिड वेसिड सब्सटेंस है ना, तो उनका भी क्या करवाना है, अपन को स्टिमुलेट करवाना है, किसके रिगार्डिंग, वोमिटिंग करवाने के रिगार्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझते हुए चलिएगा, किस किस कंडीशन में आपको इनको कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है कि आप इसको अभी तो यूज
नहीं कर सकते। जैसे कि अनकॉन्शियसनेस पहले ही देख लिया है, अगर पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कब प्रोवाइड करो, जब पेशेंट क्या है कॉन्शियस है। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस है, तो क्या करोगे प्रोवाइड मत करना। नेक्स्ट सेमी कॉन्शियस, पेशेंट को आधा अधूरा होश है, इनसाइट एब्सेंट है, तो प्रोवाइड मत करो, चक्कर पड़ सकता है। ठीक। नेक्स्ट होता है कोरेसिव पॉइजनिंग, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं ज्वलनशील हो, एसिड बेस हाईली जो होते हैं, उस टाइम इस चीज को यूज मत करो। क्यों? क्योंकि पर्सन अगर दोबारा वॉमिटिंग करेगा ना, वॉमिटिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके इसोफेगस की भी 12 बज जाएगी। समझना चीजों को, इसोफेगस भी कैसा हो जाएगा, वहां की भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी हो जाएगी बर्न। इनहेल करेगा, नेजल कैविटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ रहे हो चीजों को? तो कोरेसिव पॉइजनिंग में भी ये चीजें यूज नहीं करना है, वोमिटिंग को नहीं करवाना है। पॉइजनिंग बाय द सीएनएस स्टिमुलेशन एंड कन्वल्सिव में भी पार्टिसिपेट प्रिसिपिटेटेड। क्या देखने को मिल सकता है, अगर पॉइजनिंग हुई है, पॉइजनिंग होने से क्या होता है सीएनएस का स्टिमुलेशन हो जाता है। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है स्टिमुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से क्या देखने को मिल सकते हैं अपन को, कन्वल्जन्स देखने को मिल सकते हैं। कन्वल्जन्स का मतलब क्या होता है, दौरे आना। अब अगर मान लो पेशेंट को क्या हो रहा है, दौरे आ रहे हैं, दौरे का कंडीशन क्या होती है, यानी कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जनरेट होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी एबनॉर्मल मूवमेंट करने लग जाएगी। अब अगर बॉडी ने क्या किया, एबनॉर्मल मूवमेंट करना स्टार्ट कर रखा है, आप उसको ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जिससे क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। तो अगर वॉमिटिंग हुई और पर्सन को क्या है कन्वर्जन की कंडीशन है, तो जो पेशेंट है वो क्या कर लेगा, उस चीज को इंजेस्ट कर जाएगा। इंजेस्ट करने के वजह से क्या होगा, उसके बाहर आने के बजाय और इधर उधर जाएगा। इधर उधर कहाँ जाएगा, एपिग्लोटस ओपन, एपिग्लोटस ओपन होगा तो देखने को क्या मिलेगा अपन को, कि पर्सन क्या कर जाएगा, एस्पायरेट कर जाएगा। एस्पायरेट का मतलब होता है जो कंटेन है गैस्ट्रिक कंटेन, वो कहाँ पहुंच जाएगा, आपके लंग्स में, एल्वोलाई में पहुंच जाएगा, और पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट होता है पॉइजनिंग ड्यू टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज दिस कैन कॉज न्यूमोनाइटिस। अगर किसी ने क्या किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, यानी कि पॉइजनिंग उसकी हो गई है, तो फिर आप इसको यूज मत करो। करोगे तो क्या हो सकता है, न्यूमोनाइटिस देखने को मिल सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आप अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अपन ड्रग इंट्रैक्शन, किस चीज के साथ ये बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो जाती है, इंटरेक्ट विद द एक्टिवेटेड चारकोल, अल्कोहल एंड सीएनएस डिप्रेजेंट्स के साथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवर्स रिएक्शंस के क्या देखने को मिलेंगे इससे। अब आपने क्या किया कि यार है ना, अपन ने तो किसके रिगार्डिंग किया कि यार इसको वोमिटिंग इंड्यूस कराई जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो इसके अब एडवर्स रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी, प्रोलोंग्ड वोमिटिंग। वोमिटिंग अब रुक ही नहीं रही, कंटिन्यू वोमिटिंग हो जा रही है। डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा, यानी कि जो हार्ट की नॉर्मल रिदम होती है, नॉर्मल रिदम अपन को चेंज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अब क्या होगा कि अगर प्रोलोंग्ड वोमिटिंग हो रही है, पर्सन बार 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 क्या किया जा रहा है, वोमिट किए जा रहा है, तो कंडीशन किसी देखने को मिलेगी, लालाओं डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। पेशेंट शोक में भी जा सकता है, तो ध्यान रखना, समझ के डोज को प्रोवाइड करना होता है। बात करते हैं साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, कन्वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब चक्कर आ सकते हैं, लिथार्जिया देखने को मिल सकता है, डायरिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अभी बता के निपटा था शोक की कंडीशन, क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्सन को क्या हो रहा है, वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीरियम देखने को मिल सकता है लालाओं। डिलीरियम का मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा सोचने विचारने की क्षमता कम होने लग जाए, मेमोरी थोड़ी बहुत लॉस देखने को मिल सकती है, लेकिन वापस आ भी जाएगी। नेक्स्ट होता है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल जाएगा। टॉक्सिसिटी की बात करें तो किसी भी ऑर्गन में इसकी कोई विशेष टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती है, नो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब नर्स बनने वाले हैं तो मेजर काम क्या होना चाहिए, अपना पेशेंट को केयर करना, यानी कि अब क्या देखेंगे अपन, रोल ऑफ द नर्स के बारे में। क्या क्या रोल होता है, नेवर एडमिनिस्टर्ड एपिक सिरप टू ट्रीट पॉइजनिंग ऑफ कोजेस्टिक सब्सटेंस। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके वजह से अपनी बॉडी को हार्म होता हो, हार्म होता हो कैसे, मतलब कोई ज्वलनशील पदार्थ है, कोई एसिड्स है, तो उसके पॉइजनिंग हुई है, तो उस टाइम फिर आप इसको यूज नहीं करोगे, किसको, एपिक सिरप। नेवर एडमिनिस्टर्ड प्योर एपिक्स, आपको ऐसा नहीं करना कि 15 to 20 ml सीधे पिला दो और छोड़ दो, नहीं, हैंड टू हैंड क्या देना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट
करना पड़ता है। इट कैन कॉज डेथ, अगर आपने प्योर एपिक सिरप को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया तो क्या हो सकता है बेटा, डेथ तक हो सकती है, जो भी पेशेंट है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इफ इमेसिस डज नॉट अकर विद एपिक सिरप विद इन 30 मिनट, अब क्या हुआ कि आपने उसको मेडिसिन तो पिला दी, लेकिन अगर 30 मिनट के अंदर अंदर वोमिटिंग अकर नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो, इसकी एक डोज और एडमिनिस्टर्ड कर सकते हो। नाउ हाउ टू एडमिनिस्टर्ड एपिक सिरप, तब क्या करो, आप सिरप को एडमिनिस्टर्ड कर दो। फॉर चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 1 ईयर एडमिनिस्टर द 10 ml सिरप, अगर बच्चा क्या है 1 साल से कम है, अंडर देख लेना बेटा, अंडर एज ऑफ 1 ईयर, तो फिर आपको क्या प्रोवाइड करना है, वहां पे 10 ml की सिरप को प्रोवाइड करना है। किसके साथ यूज करना है, अ ग्लास ऑफ वाटर, 10 ml सिरप पिलाओ और पानी पिला दो। फॉर चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 1 ईयर, अगर जो बच्चा है उसकी एज क्या है 1 साल से ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेट कर दो 15 ml सिरप, उसके बाद क्या करो, ग्लास ऑफ वाटर प्रोवाइड कर दो। फॉर एडल्ट एडमिनिस्टर टू 15 to 30 ml सिरप फॉलोड बाय द सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, अब क्या करना था, ये एडल्ट डोज आ चुकी है, 15 to 30 ml अपन को सिरप प्रोवाइड करनी है। कैसे प्रोवाइड करनी है, पहले आप सिरप प्रोवाइड करो, उसके बाद उसको आप क्या करो, बहुत सारा पानी पिलाओ, बहुत सारा कितना, 200 ml से ज्यादा, कितना पिलाना है बेटा, 200 से 300 ml से ज्यादा पिलाओ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स बने रहने के लिए। आज का हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया इमेटिक्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो हमारे रहने वाली है एंटी इमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।